Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the chapter Accounting Ratio. So let's get started from question number 42. Debt to equity ratio of a company is 0.5:1. Which of the following suggestions would increase, decrease or not change it? First is issue of equity shares. ऐसे टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इस क्वेश्चन में बताना होता है कि अगर वो चीज़ हो रही है तो उस चीज़ से रेशियो इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा या चेंज नहीं होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं। देखो इसमें बोला हुआ है कि 0.5:1 डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने बोला था कि जब भी रेशियो गिवन होती है तो सिंप्लीफाई करने के लिए कोई भी वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो मैंने डेब्ट को यहाँ पे 50,000 एज्यूम किया है और इक्विटी को मैंने 1 लाख एज्यूम किया है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये दोनों चीजें एजम्पशन हैं, राइट। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट वाले पॉइंट में बोला हुआ है कि आपने इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं। अच्छा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर से क्या होगा? अब पहली बात ये कि जितने भी इक्विटी शेयर इशू करें वो भी मैंने एज्यूम किया है कि मैंने 50,000 करे हैं। आप 10,000, 20,000, 30,000 कुछ भी ले सकते हो। ये तीनों चीज़ें मेरी एजम्पशन है। सिर्फ ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन थी और ये चीज़ मेरे को गिवन है। ये मैंने क्यों किया? समझने के लिए किया। अब जब आप इक्विटी शेयर्स इशू करोगे तो क्या उससे डेप्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो इक्विटी शेयर इशू करने से डेप्ट तो अनअफेक्टेड रहेगा। तो 50,000 ही था और अभी भी 50,000 ही रहा। हाँ, बट इक्विटी शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। कितने अमाउंट से इंक्रीज होंगे? जितने इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो उतने ही अमाउंट से इंक्रीज होंगे। इट मीन्स 1 लाख में 50,000 अगर और इशू कर देंगे तो 1 लाख प्लस 50,000 गिव्स यू 1,50,000। तो अब इक्विटी इतने की हो गई। तो इससे क्या हुआ? रेशो आपके पास ये आ गई। इट मीन्स पहले आपकी रेशो ये थी, अब आपकी रेशो ये बन गई। तो ये रेशो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो इसका रीज़न क्या होगा? रेशो के इंक्रीज होने, डिक्रीज होने का, इंक्रीज इन इक्विटी। हालांकि क्वेश्चन में इस बार रीज़न मांगा हो या नहीं मांगा हो, अगर आप लिख देंगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो अगर डेटर से कैश रिसीव हो रही है तो उससे दो इफेक्ट होंगे। पहला आपके पास कैश आएगा और डेटर्स कम हो जाएंगे। तो उससे ना ही डेप्ट पे कोई फर्क पड़ेगा और ना ही इक्विटी पे कोई फर्क पड़ेगा। इट मीन्स नो चेंज। देन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उससे भी ना ही डेप्ट पे कोई फर्क पड़ेगा और ना ही इक्विटी पे कोई फर्क पड़ेगा। तो ये भी नो चेंज हो जाएगा। और उसके बाद बोला हुआ है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स अगर आप क्रेडिट पे परचेज करोगे, एक आपके क्रेडिटर्स बन जाएंगे और दूसरा गुड्स बढ़ जाएंगे। दोनों चीज़ों से ना डेप्ट पे कोई फर्क पड़ेगा और ना इक्विटी पे कोई फर्क पड़ेगा, इसीलिए इस केस में भी नो चेंज। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितनी माननी है? 2:1 माननी है। आप पहले ही अपने माइंड में सोच लो कि आपको डेब्ट को क्या एज्यूम करना है और इक्विटी को क्या एज्यूम करना है, और सिंप्लीफाई वाली वैल्यू लीजिए। स्टेट गिविंग रीजंस, इस बार रीजन देने हैं, ऊपर वाले में नहीं देने थे, ठीक है, कि कौन से ट्रांजेक्शन से इंक्रीज या डिक्रीज या फिर चेंज नहीं होगा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ओके, चलिए देखिए, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2:1 था। तो मैंने डेब्ट क्या एज्यूम किया? 20,000 और इक्विटी क्या एज्यूम कर ली? 10,000। ठीक है, फर्स्ट वाले पॉइंट में बोला हुआ है कि आपने न्यू शेयर्स इशू करे हैं, वो भी फॉर कैश इशू करे हैं। ठीक है, अब ये भी मेरी एजम्पशन है कि मैंने कितने शेयर्स इशू करे हैं? 5,000 करे हैं। अच्छा, फिर वही बात है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट था कि शेयर्स इशू करने से, एक तो कैश से किए हैं तो कैश से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। शेयर्स इशू करे हैं तो डेब्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इक्विटी इंक्रीज हो गई 5,000 से, पहले 10,000 की थी, अब 15,000 की हो गई। रेशो ये बन गया। ठीक है, पहले रेशो ये था, अब रेशो ये बन गया। तो इट मीन्स रेशो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और रीज़न क्या आया? इक्विटी इंक्रीज हो गई, राइट। सेकेंड वाले में बोला हुआ है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। अच्छा, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये डिबेंचर्स थे ना वो आपने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिए। तो इससे क्या हुआ? एक तो डेप्ट कम हो गई, इक्विटी बढ़ गई। यही हुआ। तो डेप्ट कम हो गई, इक्विटी बढ़ गई। ये आपके पास डेप्ट और इक्विटी की वैल्यू आ गई, दैट इज 1:1। तो ये भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या एज्यूम किया था कि कितने डिबेंचर्स को आपने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा है? 5,000 वालों को। तो ये सारी चीज़ें एजम्पशंस होती हैं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, राइट। ठीक है, तो इस केस में रेशियो डिक्रीज हो गई। ओके, नेक्स्ट में बोला हुआ है सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट एट प्रॉफिट। अच्छा, अब प्रॉफिट पे बेचने से फिक्स्ड एसेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? डेप्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो कि वो लॉन्ग टर्म डेप्ट है, कुछ भी इससे लॉन्ग टर्म डेप्ट क्रिएट नहीं हो रहा। हाँ, बट इक्विटी पे फ़र्क पड़ेगा, किससे? प्रॉफिट से। तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया।
अब ये प्रॉफिट आया कैसे, उसके लिए मैंने क्या एज्यूम किया, मैंने एज्यूम किया कि जो भी एसेट मैंने सेल किया है उसकी बुक वैल्यू थी 10,000, मैंने बेचा उसे 12,000 में, तो मैंने 2,000 ज़्यादा बेचा तो मुझे 2,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब ये क्यों हुआ कि इक्विटी में प्रॉफिट बढ़ा ही क्यों, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स में इक्विटी आती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, उसमें आपने पढ़ा था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी आते हैं। तो एक्यूमुलेटेड मतलब सरप्लस प्रॉफिट जो फिक्स्ड एसेट के सेल करने से आते हैं, जो कि रेगुलर प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो कि हर बार नहीं होगा, इसीलिए ये वाला प्रॉफिट इक्विटी में जाके ऐड होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वाले हेड में, ठीक है। तो यहाँ पे 2,000 ऐड हो गया, इक्विटी इंक्रीज हो गई, तो इक्विटी के इंक्रीज होने की वजह से रेशियो डिक्रीज हो गई। तो जिस भी आपको मैंने बताया था पिछली बार भी कि जब भी कोई फ्रैक्शन होता है अगर उसमें डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो रेशियो डिक्रीज ही होता है। तो इसलिए रेशियो क्या हो गया, 1.67:1 बन गया, पहले 2:1 था तो रेशियो डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट वाले में, फोर्थ वाले पॉइंट में क्या बोला हुआ है, परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहली बात आपने लॉन्ग टर्म पे लिया है और एक फिक्स्ड एसेट लिया है, इट मीन्स अभी आपने उसको पैसे पे किए नहीं है, करने हैं, ठीक है। तो हमने उससे लॉन्ग टर्म डेप्ट ले लिया मोर देन 12 मंथ्स, तो ये डेप्ट को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, इक्विटी को करेगा नहीं करेगा। अच्छा, उसमें भी क्या एज्यूम कर लिया आपने कि आपने उसको बोला है कि हम आपको 5 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे देंगे, 10,000 करके देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्यों एज्यूम करी जाती हैं, ताकि जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो अच्छे से समझ में आए, जो रीज़न दे रहे हैं वो चेक करने वाले को भी समझ में आए। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एजम्पशन पे बेस हैं और कुछ भी नहीं है, मैंने ये एज्यूम किया है। आप यहाँ 40,000 4 इंस्टॉलमेंट्स भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कि ये तो आपको पता ही है कि अगर आपका न्यूमरेटर इंक्रीज होगा तो रेशियो तो इंक्रीज ही होगी, तो वो अगर आप बिना ये सब किए भी समझ सकते हो ये चीज़ इतना लॉजिकली अपने माइंड में, तो ये सब करिए ही मत और डायरेक्टली इंक्रीज लिख दीजिए और रीज़न क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन डेप्ट लिख दीजिए, यही उन्होंने आपसे मांगा है, राइट, ओके। तो अब बस डेप्ट पे आप उससे ले रहे हो तो आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट इंक्रीज हो रहा है, इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी सब छोड़ दो कि फिक्स्ड एसेट इंक्रीज होगा या कुछ भी होगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल डेप्ट इंक्रीज हुआ, रेशियो इंक्रीज हो गया, रीजन क्या है, डेप्ट इंक्रीज। और लास्ट वाले पॉइंट में बोला हुआ था पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अब आपने क्रेडिटर्स को पे किया, क्रेडिटर्स को पे करने से दो चीज़ें इफेक्ट होंगी, एक तो आपके क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, दूसरा कैश या बैंक जिसमें भी दिया है वो चीज़ कम हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों के दोनों चीज़ें, एक करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी है, ना डेप्ट पे कोई फर्क पड़ेगा ना इक्विटी पे कोई फर्क पड़ेगा, इट मीन्स इस बार जो रेशियो है वो नो चेंज होगी। अब देखो ये इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको डेप्ट टू इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको एक डेप्ट चाहिए, एक इक्विटी चाहिए, तो देखो किस तरीके से फाइंड आउट होगा, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू डेप्ट अपॉन में इक्विटी। डेप्ट क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट, डिबेंचर्स। तो पहले जाके आप चेक ही कर लो कि क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है आपको डिबेंचर्स। तो स्टूडेंट देखो नॉन करंट लाइबिलिटीज ही डेप्ट होती हैं, तो सीधा ये देख लेंगे कि नॉन करंट लाइबिलिटीज में जो भी गिवन है वो डेप्ट में इंक्लूड होगा। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है, दैट इज डिबेंचर्स, तो वो यहाँ इंक्लूड हो जाएंगे। अब बात आती है इक्विटी की। इक्विटी होती क्या है, शेयर होल्डर फंड्स, राइट, शेयर होल्डर फंड्स को ही इक्विटी कहते हैं। तो अब क्वेश्चन में सीधा ये देख लो कि शेयर होल्डर फंड्स के हेड में क्या क्या गिवन है, मुझे तीन चीज़ें दिख रही हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर दो। सबसे सिंपल क्वेश्चन बैलेंस शीट का गिवन वाला ही होता है, क्योंकि उसमें सारे हेड अलग अलग आइडेंटिफाइड होते हैं, आपको सिर्फ उनको लेके प्लस या माइनस करना होता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में तो फिर भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ इक्विटी में इंक्लूड होगी, डेप्ट में इंक्लूड होगी, बट ऐसे क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, डायरेक्टली उठा लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए एंड रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45, कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ओके। अब देखो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल एसेट्स अपॉन में डेप्ट्स, राइट। सारे फॉर्मूले बुक में भी गिवन है, वहीं से याद करने हैं, कंपलसरी हैं। टोटल एसेट्स और डेप्ट दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, बहुत ही ईजी है, स्टार्टिंग हुई है इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दिया है, सिंपल रेशियो कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, शेयर होल्डर फंड्स आपको गिवन है, टोटल डेब्ट्स आपको गिवन है, करंट लाइबिलिटीज भी गिवन है, ठीक है। हिंट पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। आपको टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकालनी है। अब देखिए
टोटल एसेट्स का ये फॉर्मूला होता है, कैसे पता लगा? अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में बैलेंस शीट देखी, ठीक है। बैलेंस शीट में स्टूडेंट आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में क्या क्या देखा था? शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़, उन सबको मिला के क्या बन रहा था? टोटल लाइबिलिटीज़। मैंने बताया था कि बैलेंस शीट में, मैंने बताया है कि आपको खुद भी पता है कि बैलेंस शीट में हमेशा टोटल लाइबिलिटीज़ टोटल एसेट्स के इक्वल होती हैं। तो अगर क्वेश्चन में टोटल एसेट्स गिवन है और आपको ज़रूरत टोटल लाइबिलिटीज़ की है, तो आप टोटल एसेट्स को टोटल डेब्ट के इक्वल मांग के निकाल सकते हो। सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन में मुझे टोटल एसेट्स गिवन है, तो वो किसके इक्वल होंगे? टोटल लाइबिलिटीज़ के ही इक्वल होंगे, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ जो जो आपको गिवन है, देखो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड देन नेक्स्ट स्टेप में जीरो लिखूँ, तो उसका फ़ायदा तो है नहीं। तो मैंने सिंपल क्या ले लिया कि शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल डेब्ट्स ले लिया, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज़ नहीं लोगे क्योंकि टोटल डेब्ट्स में करंट लाइबिलिटीज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, तो वो हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है कि टोटल डेब्ट्स में नॉन करंट भी आ जाती हैं और करंट भी आ जाती हैं। अब रीज़न क्या है? देखो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो निकालने में टोटल एसेट्स चाहिए और डेब्ट चाहिए, ठीक है। दोनों चीज़ें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। टोटल डेब्ट्स को डेब्ट नहीं मानना, क्योंकि ये वाले डेब्ट हमेशा लॉन्ग टर्म होते हैं और टोटल डेब्ट्स में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो टोटल डेब्ट्स ये गिवन थे, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ओके, एंड करंट लाइबिलिटीज़ आपको गिवन है। दोनों को माइनस करके आपके पास अल्टीमेटली यहाँ पे जो ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ निकली, जो कि और कुछ नहीं है, डेब्ट ही है, वो कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब टोटल एसेट्स, जो कि मैंने बताया कि टोटल एसेट्स को आप टोटल लाइबिलिटीज़ के इक्वल मानोगे, जो कि आपको खुद भी पता है कि क्यों है रीज़न, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड्स भी गिवन है और टोटल डेब्ट्स भी गिवन है। हाँ, बट टोटल एसेट्स निकालते हुए आपको टोटल डेब्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ नॉन करंट की नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें खुद भी याद रखनी है। वैसे तो यहाँ पे कॉमन सेंस ही यूज़ हो रही है। तो ये कैलकुलेट करके जो ये आया, ये टोटल एसेट्स आ गए, डेब्ट आपने कैलकुलेट कर ही लिया था, दोनों चीज़ों को पुट करके टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो कैलकुलेट हो गई। क्वेश्चन नंबर 47, टोटल डेप्ट 60 लाख, शेयर होल्डर फंड्स 10 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,50,000, करंट एसेट्स 25 लाख, वर्किंग कैपिटल इज 5 लाख। यू नीड टू कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। अब देखो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकालना है, ठीक है। एसेट्स चाहिए और डेप्ट चाहिए। अच्छा, अब फिर मैंने वही सेम फॉर्मूला यूज़ किया जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। मैंने टोटल एसेट्स को, मुझे पता है कि टोटल लाइबिलिटीज़ के इक्वल है, तो मैंने टोटल डेप्ट और शेयर होल्डर फंड्स ले लिया। और ये कहाँ से आया? बैलेंस शीट के फॉर्मेट से, ठीक है। टोटल डेप्ट गिवन थे, शेयर होल्डर फंड्स गिवन थे, टोटल एसेट्स खत्म हो गया, ठीक है। अब बात आती है स्टूडेंट डेप्ट निकालने की। तो डेप्ट निकालने के लिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या इजी था? आपको डायरेक्टली करंट लाइबिलिटीज़ गिवन थी, तो आपने क्या किया? टोटल डेप्ट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस की और आपने क्या कर लिया? नॉन करंट लाइबिलिटीज़ फाइंड आउट कर ली। बट इस क्वेश्चन में क्या किया? ये तो दिया नहीं, इसकी जगह दोनों चीज़ें दे दी। अब आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में अगर दो चीज़ें गिवन हो तो तीसरी निकल जाता है। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, करंट लाइबिलिटीज़ निकल गई। करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू यहाँ पे रख ली, क्योंकि टोटल डेप्ट में नॉन करंट भी आती है और करंट भी आती है, और आपको चाहिए कौन सा? सिर्फ नॉन करंट चाहिए। टोटल डेप्ट की वैल्यू पुट कर दी, करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू पुट कर दी, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, उसको यहाँ पे पुट कर दिया। टोटल एसेट्स की जगह टोटल एसेट्स की वैल्यू, डेप्ट की वैल्यू, रेशियो कैलकुलेट हो गई। नाउ क्वेश्चन 48, टोटल डेप्ट आपको गिवन है, करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, आपको टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, एक तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ज़रूर याद करना, ठीक है। तो देखो, अब टोटल एसेट्स में कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटीज़ आती हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, फॉर्मूला है। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, करंट लाइबिलिटीज़ भी गिवन है, आपने टोटल एसेट्स कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। देन अगर हम टोटल डेप्ट्स पे जाएँ तो टोटल डेप्ट्स में अगेन वही फॉर्मूला, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस करंट लाइबिलिटीज़। डेप्ट गिवन है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ गिवन नहीं है, बट करंट गिवन है, निकल गई। टोटल एसेट्स में ये वाली रख दो, डेप्ट में ये वाली रख दो, रेशियो कैलकुलेट हो गया। इसके लिए मेन कौन सा फॉर्मूला लर्न होना ज़रूरी था? ये वाला। क्वेश्चन 49, फिर से टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो, टोटल एसेट्स तो इस बार आपको डायरेक्टली मिल गए, बात आती है टोटल डेप्ट की, ठीक है। देखो, डेप्ट में क्या है, फिर से आपको टोटल डेप्ट गिवन है, बट इसमें करंट लाइबिलिटीज़ तो इंक्लूड है ना, तो मेन इस क्वेश्चन में क्या है हमें फाइंड आउट करना? करंट लाइबिलिटीज़। अच्छा, अब करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? जो कि विद इन 12 मंथ्स पे करनी होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आता है? क्रेडिटर्स, बिल पेबल। तो कि देखो, बिल पेबल भी विद इन 3 मंथ्स या 6 मंथ्स दे देने होते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 मंथ्स,
ठीक है। तो बिल पेबल भी करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट भी एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी। तो ये सारी की सारी चीज़ें करंट लाइबिलिटीज़ में इंक्लूड हो गई, करंट लाइबिलिटी निकल गई। अगेन फिर से 4 बार क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है, दैट इज टोटल डेप्ट इज इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, जो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक और कॉमन सेंस यूज़ हो रही है इस फॉर्मूला में। टोटल डेप्ट गिवन है, नॉन करंट लाइबिलिटीज यू नीड टू फाइंड आउट, करंट लाइबिलिटीज गिवन है, माइनस करके निकल गई। टोटल एसेट डायरेक्टली गिवन थे, डेप्ट निकल गया, रेशियो निकल गई। गलती कहाँ होती है इस क्वेश्चन में, या तो भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को छोड़ देते हैं करंट लाइबिलिटीज निकालते हुए, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ देते हैं और इन दोनों को ऐड करके करंट लाइबिलिटीज मान लेते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना है ये। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है, टोटल डेप्ट दिए हुए हैं, शेयर होल्डर फंड्स दिया हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है, करंट एसेट्स दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। देखो इस चीज़ को देख के ये तो पता लग गया ना कि आपको करंट लाइबिलिटीज़ इसी से पता लगेंगी और आप नॉन करंट लाइबिलिटीज़ निकाल लोगे। अब तो मेन किस बात की बात आ रही है, टोटल एसेट्स निकालने की। ठीक है, क्योंकि टोटल डेप्ट से पता लग गया कैसे निकलेगा। अच्छा, अब टोटल एसेट्स क्या होंगे, शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल डेप्ट। ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर चुके हो अभी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो इससे क्या है, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ये पता लग जाएगा कि हाँ, अगर टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो कोई भी आएगा ना फॉर्मूला, तो उसमें 3 से 4 ही फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। टोटल एसेट्स का ये वाला, वर्किंग कैपिटल का हो सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का हो सकता है, और टोटल डेप्ट का ये वाला तो होना ही होना है, मोस्ट क्वेश्चंस में दिख गया। ठीक है, ओके। देन आपने शेयर होल्डर फंड्स और टोटल डेप्ट की वैल्यू पुट करके टोटल एसेट्स निकाल ली है। जो मैंने बताया कि वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स का यूज़ करके आप करंट लाइबिलिटीज़ निकालोगे, जो कि आपने अभी निकाली ही थी ऊपर। ठीक है, देन टोटल डेप्ट में नॉन करंट प्लस करंट लाइबिलिटीज़ आती हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे टोटल डेप्ट रखा, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है नहीं, करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू रखी, निकल गया। तो इसमें समझने का कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला लर्न है। ठीक है, कहाँ पे पुट करना है ये पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अगर फॉर्मूला ही लर्न नहीं है तो समझ में ही नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है। राइट, टोटल एसेट्स निकल गए, डेप्ट निकल गया, वैल्यू पुट कर दी, आपके पास रेशियो आ गई। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 51 है, अगेन वही चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब बात यह आती है कि टोटल एसेट्स में क्या इंक्लूड करना है और आपको डेप्ट में क्या इंक्लूड करना है। देखो स्टूडेंट, टोटल एसेट्स में शेयर होल्डर फंड्स इक्विटी वाला जो हेड होता है वो आता है, और टोटल जो लाइबिलिटीज़ होती है ना वो आ जाती हैं। ठीक है, तो मुझे एक इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है जिसको मैं इंक्लूड करने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे करंट लाइबिलिटीज़ दिख रही है, मुझे इंक्लूड करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट्स ना स्पेसिफिकली गिवन नहीं है। ठीक है, अब डेप्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट लाइबिलिटीज़ तो लेनी ही नहीं है। ठीक है, तो जो भी लॉन्ग टर्म है, जो भी आपने लॉन्ग टर्म पे लिया हुआ है मोर देन 12 मंथ्स, वही डेप्ट में इंक्लूड होता है, वो आपने कर लिया। तो ये आपके पास क्या निकल गई, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ निकल गई। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है कि टोटल एसेट्स किस तरीके से कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट देखो, अब हम लोग टोटल एसेट्स में अभी तक क्या ले रहे थे, एक तो शेयर होल्डर फंड्स ले रहे थे प्लस टोटल डेप्ट ले रहे थे। इस बार वो सारी चीज़ें ना आपको अलग अलग करके गिवन है, एक साथ नहीं गिवन है। ठीक है, तो अभी भी आप वही यूज़ करोगे, शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल डेप्ट। है तो ये टोटल डेप्ट ही ना, बट नॉन करंट लाइबिलिटीज़ अलग से लेनी पड़ी। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ अलग से लेनी पड़ी। इस बार इसकी जगह टोटल डेप्ट गिवन नहीं है, बस ये अलग है। ठीक है, देन शेयर होल्डर फंड्स हर बार ले रहे थे, बट शेयर होल्डर फंड इस बार गिवन नहीं है, वो खुद कैलकुलेट करना है। देखो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आ गए, जनरल रिजर्व आ गया, तो वो सब आपने इसमें इंक्लूड कर लिया। जो चीज़ गिवन नहीं है वो तो अल्टीमेटली ज़ीरो ही है, तो वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब पुट करके शेयर होल्डर फंड्स आ गए, आपने यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स रखे, तो जो चीज़ आप पहले यूज़ कर रहे हो ना अभी भी वही यूज़ हो रहा है, बस वो अलग अलग करके गिवन है, तो थोड़ा ध्यान खुद रखना है क्वेश्चन में। देन टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो बहुत ही ईजिली कैलकुलेट हो गई, टोटल एसेट्स भी मिल गए, डेप्ट भी मिल गया और रेशियो आ गई। क्वेश्चन नंबर 52, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। गिवन क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट गिवन है, ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुआ है, अगर नेट गिवन होगा तो डेप्रिसिएशन लेस हो चुका होगा। ठीक है, तो आपको उस केस में डेप्रिसिएशन कंफ्यूज करने के लिए गिवन होगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस अभी किया था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, ये दोनों चीज़ें किसके इक्वल होती हैं, टोटल डेप्ट के। राइट, देन आपको करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। तो देखो
फिक्स्ड एसेट्स ग्रॉस गिवन थे, मतलब डेप्रिसिएशन लेस नहीं था, आपको करना पड़ा, मैंने कर दिया। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स टोटल एसेट्स में आएंगी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आएंगे, करंट एसेट, जो भी चीज़ें एसेट्स हैं वो सब ले लो। तो मुझे जो भी चीज़ें एसेट दिखी, मुझे फिक्स्ड एसेट्स दिखे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दिखी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिखे, करंट एसेट्स दिखे, ये सब टोटल एसेट्स में आएंगे, इंक्लूड कर लिए। टोटल एसेट्स की वैल्यू आ गई, पुट कर दी। बात आती है डेप्ट की, जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया, डेप्ट इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इंक्लूड किया, डेप्ट आ गया, रेशियो कैलकुलेट हो गई, राइट। So that's it for this video, students. If you have any doubt, you can ask me in comment section, and if you find this video useful, then please like, share and subscribe my channel.